नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है संविधान का स्वरूप। संपूर्ण दुनिया में जो शासन पद्धतियां हैं, फिर चाहे वो लोकतांत्रिक देश हों या सैनिक तानाशाही या एक दलीय व्यवस्था वाले अलोकतांत्रिक देश हों, शासन प्रणालियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। संविधान या तो एकात्मक होता है या संघात्मक होता है। तो भारतीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकात्मक और संघात्मक का अंतर क्या है। तो एक संविधान जो एकात्मक होगा वो अपनी सारी की सारी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार को दे देगा। एकात्मक संविधान में प्रशासनिक विभाजन तो होंगे, यानी केंद्रीय सरकार भी होगी और राज्य सरकारें भी होंगी, स्थानीय सरकार भी होगी जैसे कि पंचायत आदि। लेकिन संविधान अपनी सारी की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार को देगा, कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। जैसे कि ब्रिटेन या फ्रांस, नॉर्वे, इटली इसके एग्जाम्पल हैं। क्या वास्तव में एकात्मक संविधान में संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं और राज्य उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं? राज्यों के पास अपने निर्णय लेने के कोई अधिकार नहीं होते? तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसके ऊपर लेकिन हम बाद में चर्चा करेंगे कि एकात्मक संविधान वास्तव में कितने एकात्मक होते हैं। जहां तक सवाल है संघात्मक व्यवस्था का, तो संघात्मक व्यवस्था में भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार होगी, लेकिन यहां पर संविधान अपनी शक्तियों को बांटेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। दरअसल जो शब्द है संघात्मक, संघ, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फेडरेशन, और फेडरेशन वर्ड लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो जहां पर एक राष्ट्र का निर्माण अलग अलग इकाइयों को मिला करके किया जाता है संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा, उसके लिए हम लोग फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एकात्मक और संघात्मक का मुख्य अंतर समझ में आ रहा है शक्तियों का बंटवारा। अब यहां पर प्रश्न ये है कि भारत का संविधान किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो भारत के संविधान को मूलतः संघात्मक माना जाता है, लेकिन कूट कूट करके उसमें एकात्मक तत्व भी भरे हुए हैं। तो फिर विवाद यही है कि वो संघात्मक है या एकात्मक है। तो इससे पहले कि हम देखें कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, हम संघात्मक संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण या विशेषताओं को देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए एक संघात्मक संविधान में और क्या वो तत्व भारत के संविधान में पाए जाते हैं। तो एक संघात्मक संविधान में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक संविधान में सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को लिखित होना चाहिए। तो जहां तक सवाल है इन दो तत्वों का कि क्या भारत का संविधान सर्वोच्च है, लिखित है, ये तो हमें पता है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लिखित। सर्वोच्चता को लेकर के भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका
के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि संविधान सर्वोच्च विधि है। उस प्रकार की घोषणा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन ये निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, भले ही संविधान में ना लिखा हुआ। कोई भी राज्य सरकार संविधान के निर्देशों की, संविधान के उपबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, तो भारतीय संविधान सर्वोच्च है और लिखित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के दो तत्व पूरी तरीके से भारतीय संविधान में है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व, इतना महत्वपूर्ण कि ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्चता और लिखित को एक बार को छोड़ दें कि किसी संविधान में ये तत्व नहीं है, क्या फिर भी उसको संघात्मक माना जा सकता है? एक तत्व है जिसकी वजह से माना जा सकता है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा अर्थात जो कानून निर्माण की शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, प्रशासन की शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है। कानून निर्माण की शक्ति, प्रशासन करने की शक्ति, वित्तीय संबंधों, इन सबका बंटवारा होना चाहिए किसके मध्य? केंद्र और राज्य के मध्य। तो क्या भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो अनुसूची 7 को देखिए, संविधान के भाग 11 और 12 को देखिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट और राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ एक अन्य सूची भी है जिसको हम समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट में महत्वपूर्ण विषय हैं और उनके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में राज्य के ऊपर, राज्य के पास ये अधिकार है कि वो कानून निर्माण करे, न सिर्फ कानून निर्माण बल्कि प्रशासन भी। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास ये अधिकार है कि जरूरत के अनुसार वो कानून बना सकते हैं। तो अगर सीधे सीधे देखें तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ये शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। संघीय सूची में ज्यादा विषय हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं। संघ और राज्य सूची में कोई विवाद होता है तो संघ सूची मान्य होती है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों की जगह केंद्र को दे दी गई हैं। तो इस आधार पर केंद्र का पलड़ा भारी है। इतना ही नहीं, विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के ऊपर कानून निर्माण का अधिकार रखती है। आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। विशेष परिस्थितियां, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने की स्थिति में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध की दशा में, राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करा करके। तो इन सब वजहों से भारत में शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है। तो क्या ये नियम है कि एक संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में हो, या फिर हम अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका का संघ ऐसा है और भारत का ऐसा नहीं है? इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। चौथा तत्व, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। दरअसल संघात्मक व्यवस्था में जहां पर शक्तियों को बांट दिया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और संविधान सर्वोच्च होता है, लिखित भी है,
इसके बावजूद केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में विवाद हो सकता है। लिखित होने के बावजूद विवाद हो सकता है। संसद और राज्य विधानसभाएं अपने हिसाब से किसी कानून की व्याख्या कर सकती हैं। तो इस प्रकार के मतभेद कैसे दूर होंगे? इसलिए जरूरत है एक स्वतंत्र न्यायपालिका की, जिसके पास केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करने की शक्ति हो, जिसका निर्णय अंतिम हो और जिसको संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार भी हो। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के पास ये सभी अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय न सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकता है, वो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उनमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकारिता भी रखता है कि वो मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। एक और तत्व है जो किसी भी देश के संविधान को संघात्मक की श्रेणी में रखता है, और वो है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो सरल है या कठोर है। संघात्मक व्यवस्थाओं में संशोधन प्रक्रिया कठोर होती है ताकि आसानी से उसमें, आसानी का मतलब है बिना राज्यों की सहमति के बड़े बदलाव ना हो सके। और एक बार फिर कंपैरिजन यूएसए से ही होता है। वहां के संविधान में संशोधन प्रक्रिया बहुत ही कठोर है। इतनी कठोर है कि कई बार उसकी आलोचना भी होती है। 1789 में जो संविधान लागू हुआ, आज 2024 चल रहा है, कुल 27 संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को लेकर के दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। कठोर, जहां पर संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ मामलों में इसको और कठोर बनाया गया कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत वो बहुमत जिस पर सरकार चलती है, 50% से अधिक, तो भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा आलोचना होती है। लेकिन अगर हम इस आधार पर देखेंगे कि मूल तत्व और संशोधन में भी संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसे तत्व जो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित हैं, वो कठोर में ही रखे गए हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, बिना इस बात की चर्चा किए कि भारतीय संविधान में जो एकात्मक तत्व हैं उनका क्या, तो हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं। दूसरी बात यह कि तुलना, क्योंकि नियम क्या है कि संघात्मक क्या होगा, एकात्मक क्या होगा। हमारे पास अमेरिका के संविधान का एक मॉडल है, तो अगर हम अमेरिका के संविधान को सामने रख करके चर्चा करेंगे तो फिर तो आपको भारतीय संविधान न संघात्मक लगेगा न एकात्मक लगेगा। और जैसा कि अनेकों विद्वानों ने बोला भी है कि बिल्कुल सही है, न संघात्मक न एकात्मक, इसको आप अर्ध संघात्मक कह दीजिए। लेकिन क्या वास्तव में अर्ध संघात्मक की कोई परिभाषा है, या बस थोड़े से तत्व एकात्मक डाल दिए जाएं और संघात्मक भी हो तो वो अर्ध संघात्मक हो जाएगा? ऐसा नहीं। आपकी परीक्षा में, खासतौर पर मुख्य परीक्षा में, जीएस में भी जो प्रश्न आते हैं तो वो संविधान के स्वरूप
की बात करते हैं कि रियल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो संघात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है, या फिर हमारा अपना ही एक यूनिक मॉडल है। तो अब हमें देखने होंगे भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व।